अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम उमैर आसिम है और आज मैंने आपके सामने ऑटो स्टैकर्ड सॉफ्टवेयर का बिल्कुल बिगिनर ट्यूटोरियल रखना है। सो ये बड़ा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है और बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं प्लानिटरी इमेजिंग के लिए। प्लानिटरी से मुराद है सारे प्लैनेट्स, लूनर, सोलर, सब सोलर सिस्टम को प्लानिटरी कह देते हैं या सोलर सिस्टम इमेजिंग के लिए। सो ये जी ये है ऑटो स्टैकर्ड। अगर हम ऑटो स्टैकर्ड को ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने दो ये विंडोज़ ओपन हो जाती हैं। इसकी तरफ हम थोड़ी सी देर बाद आएंगे। ये वाली जो विंडो है इसमें हमने 3 स्टेप्स करने हैं। सो मैं किसी डिटेल में नहीं जाऊँगा। पहला स्टेप ये कि हमने ओपन करना है अपना डाटा, उसके बाद उसको हमने एनालाइज करना है, उसमें 2 काम होंगे, और उसके बाद फिर हमने उसको स्टैक कर देना है उन तमाम इमेजेस को जो हम अपनी मर्ज़ी से उसको बताएंगे कि इसको इस तरह स्टैक करना है। सो शुरू करते हैं। और बाय द वे, अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ, अगर आप कोई चीज़ आप मिस कर जाते हैं तो आप रिवाइंड कर सकते हैं और आई प्रॉमिस यू मैं दोबारा ज़रूर बोलूँगा। सो ओपन करते हैं जी। ये वीडियो फाइल है जी जो मैंने कल बनाई थी, प्रॉब्ली, हाँ जी कल की है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करने की है वो ये कि ये 9 गीगाबाइट के करीब डाटा है, और अगर आप इसे क्लिक करें तो जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसमें से एक चीज़ मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा, और वो है ये शटर स्पीड। देखिएगा शटर स्पीड, दैट इज़ क्रेजी, 0.540 मिली सेकेंड। सो एक सेकंड के हज़ारवें हिस्से का भी आधा कैमरा इमेज ले रहा था, और ये इतने फास्ट हैं, मैं तो इसको तसव्वुर भी नहीं कर सकता ये कितने फास्ट हैं। सो मैकेनिकल शटर नहीं है इसका, सीमोस चिप है। तो ZW183 मोनो कैमरा है, और सेंसर टेम्परेचर खुद ही ऑन हुआ है। मैं ऑब्वियसली मेरे सही ऑन हुआ, लेकिन दैट डजंट मैटर कि सेंसर का टेम्परेचर क्या। मैंने अभी एक्चुअली इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए, आई शुड डू दैट, कि 35-40 सेल्सियस और फिर -10-15 से क्या फ़र्क पड़ता है प्लानिटरी इमेजेस के लिए। आई वुड डेफिनेट डू दैट, लेकिन अभी नहीं। सो ये जी हमारे पास डाटा है, और मैंने इसे ROI सेलेक्ट किया था, रीजन ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट किया था। सो ये पूरा फ्रेम नहीं है ZW183 का। तो इसे ओपन करते हैं हम पहले, और जब हम इसे ओपन करते हैं तो हमारे पास आ जाती है एक ब्लैंक स्क्रीन। कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। नहीं जी, कुछ रिकॉर्ड तो ज़रूर हुआ होगा। सो हो ये रहा है कि ये जो जूम है ये 100% हुआ हुआ है, तो जूम को ज़रा कम करते हैं ताकि चांद हमारे सामने आ जाए। चांद आ जाए, चांद आ गया, चांद नज़र आ गया, चांद नज़र आ गया, बड़ा फेमस जुमला है हमारे यहाँ, और इस पे तो बड़े मामलात हैं। सो इसमें आप देखें कि ये वाली विंडो जो इसमें हम अभी फ़िलहाल सरफेस सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप प्लैनेट को सेलेक्ट करें तो सॉफ्टवेयर खुद डिटेक्ट करना चाहता है कि प्लैनेट कहाँ है, और बाकी वो सब एरिया अनमार्क कर देता है जिसके ऊपर वो काम नहीं करेगा। लेकिन अभी हम इसको सरफेस को ही सिलेक्ट करेंगे, बाकी भी हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। सो ये पहला हमने काम ये करना है कि हमने ये बहुत डिम है, अगेन मून डिम है। मैं सेलेस्ट्रॉन की C14 टेलीस्कोप यूज़ कर रहा हूँ जिसका बहुत बड़ा अपर्चर है 14 इंच का। मैं ZW183 कैमरा यूज़ कर रहा हूँ जो बहुत लाइट सेंसिटिव है, और चांद जो बहुत ब्राइट ऑब्जेक्ट है उसकी ये तस्वीर है, उसकी ये वीडियो है। सो इसको बहुत ज़्यादा ब्राइट होना चाहिए। 14 इंच की टेलीस्कोप, अगेन इशू वही है, 1 सेकंड के हज़ारवें हिस्से का आधा। सो 0.5 मिली सेकंड के ऊपर जो चिप के ऊपर चांद के फोटॉन्स आके गिरे हैं, लाइट के ज़रे आके गिरे हैं, तो वो इतनी जल्दी उसने एक शटर में ओपन करके, एक तरह से ओपन करके रिकॉर्ड करके वो शटर बंद किया है कि उसके अंदर बहुत थोड़े लाइट के ज़रे जा सकें, बहुत थोड़े। सो उसकी वजह है कि ये आपको इतना डिम नज़र आ रहा है, बट दैट डजंट मैटर कि ये डिम नज़र आ रहा है, क्योंकि हम इसके ऊपर काम अब कर सकेंगे। सो यहाँ पे हम, चूँकि डिम है, सो यहाँ पे हम इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, 2 की बजाय 4 टाइम्स ब्राइट कर देते हैं। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस ब्राइटनेस से आपके डाटा पे, आपकी ओरिजिनल फाइल पे, तस्वीरों पे, वीडियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर ने लाइट ज़्यादा की है, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर ज़्यादा अच्छे तरीके से पिक्सल्स को ढूंढ सकेगा और उस पर काम कर सकेगा।
सो अब हम कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और कंट्रोल दबाकर मैंने ये जो ग्रीन बॉक्स है इसको किसी जगह फिट करना है। मैं इसको यहाँ पे भी फिट कर रहने दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ ये इसका मकसद ये है कि मैंने किसी ऐसी जगह पे ढूंढना है जहाँ पे कंट्रास्ट ज़्यादा है, यानी जहाँ डार्क रीजन और ब्राइट रीजन में डिफरेंस ज़्यादा है। ज़्यादा डार्क और ज़्यादा ब्राइट एक जगह पे कहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं बाय द वे इसके एजेस पे भी ले जा सकता हूँ, कहीं भी कर सकता हूँ। और इसका मकसद ये है कि अगर चांद इस वीडियो में कहीं हिल रहा है ऐसे, और अगर वो हिल रहा है तो ये सॉफ्टवेयर फिगर आउट कर ले कि चांद इस फ्रेम में यहाँ है, इस फ्रेम में यहाँ है, इस फ्रेम में यहाँ है, तो वो उसको स्टेबल कर ले, ताकि जब वो एनालिसिस करे तो वो एक स्टेबल वीडियो का करे। चूँकि मेरी टेलीस्कोप की जो माउंट है वो बहुत बेहतर ट्रैकिंग कर रही है, और चांद है और ये बहुत थोड़ी देर का डाटा है, सो दैट डज नॉट मैटर कि ये स्टेप इवन मैं यूज़ भी करूँ। लेकिन चलें, अभी हमने करना है तो हम इसको कर लेते हैं, इसको यहाँ रख लेते हैं। चलें, कंट्रोल और फिर मैंने लेफ़्ट क्लिक प्रेस किया है तो ये यहाँ आ गया। सो उसके बाद हम इसको एनालाइज करते हैं। सो अब एनालाइज में हो ये रहा है कि एक तो वो ढूंढ रहा है कि कहीं चांद हिल तो नहीं गया किसी वजह से। समटाइम्स ये जो जब आप मैनुअल टेलीस्कोप्स यूज़ करते हैं तो आप हिला रहे होते हैं, अगर उसे डॉक्सोनियन यूज़ कर रहे होते हैं, हिला रहे होते हैं, तो उसमें ये फीचर बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें बड़े काम आ सकता है। या आपने मैग्नीफिकेशन ज़्यादा की हुई है और आपको चांद का सिर्फ छोटा सा कोई एरिया नज़र आ रहा है जिसमें सीइंग ख़राब है, उसमें ये फीचर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बहरहाल ये काम की चीज़ लिहाज से देखिए, इसने पहला काम कर लिया, इसने इमेज स्टेबलाइजेशन कर ली 18 सेकंड में, और इसमें इसने एक रेड बॉक्स, रेड बॉर्डर बना दी है। और रेड बॉर्डर इसने बनाया है कि ये एरिया जो है पूरी वीडियो में मुझे स्टेबल मिला है, विच इज़ वेरी गुड। यही हमारा ओरिजिनल इमेज है और इसने वो स्टेबल ढूंढ लिया है। अब कर ये रहा है कि एनालिसिस करके देख रहा है कि इसमें ब्लर कहाँ हुआ है और शार्प कहाँ रहा है, सीइंग की वजह से। सो सीइंग आपको पता है कि ज़मीन के ऊपर फ़िज़ा है और उसकी वजह से सीइंग पैदा होती है इसके ऊपर, ज़मीन के ऊपर। तो ये सीइंग एक ऐसी चीज़ है जिसका हमें सामना करना पड़ता है। यहाँ देखिए लेफ़्ट साइड के ऊपर ये वाला एरिया जो है, यहाँ पे शार्पेस्ट इमेजेस हैं, और जो वो नीचे आता जा रहा है इमेजेस की क्वालिटी गिर रही है और यहाँ पे बिल्कुल ब्लर्ड है। सो रेड वाला बिल्कुल ब्लर्ड। अगर आप यहाँ राइट विंडो पे आएँ तो यहाँ देखें कि ये ऊपर जो स्लाइडर है ये बता रहा है कि ये ब्लर, ये शार्पेस्ट इमेज है। सो अगर आप इसको राइट साइड पे लेते जाएं तो आप देखें उधर लेफ़्ट साइड पे जो ग्राफ में ग्रीन बार है वो आगे आगे जा रही है। सो जिस फ्रेम को मैं लेके आ रहा हूँ इस स्लाइडर से, वो बता रहा है कि वो कितने % पे है क्वालिटी में। सो यहाँ ये वाला फ्रेम जो है ये वो तकरीबन 50% क्वालिटी पे गिर गया हुआ है। सो अब बज़ाहिर देखें ये ब्लरिएस्ट इमेज होना चाहिए, सबसे राइट साइड पे मैं ले आया, और 900 नहीं, ये 1000वां इमेज है। सो यहाँ से कोई ख़ास तो नहीं पता लग रहा। हम एक तरीके से पता कर सकते हैं कि हम इसको मैग्नीफाई करते हैं। चलें, मैं ले जाता हूँ 100% पे। सो चांद को हमें कहीं ढूंढना है, चांद को ढूंढना है। ये देखिए जनाब, ओके चलें यहाँ आ जाते हैं। जो हमारे मशहूर क्रिएटर्स हैं ये वाले 3, किसको इनके नाम आते हैं। सो इसमें एक मुसलमान साइंसदान के नाम पे भी क्रिएटर है। सो चले हम इसके ऊपर देखते हैं। ये कह रहा है कि शार्पेस्ट इमेज ये है जो इसको मिला है पूरे 1000 तस्वीर में से, इस वीडियो में से। अगर हम ब्लर देखें, सबसे ज़्यादा जो गंदा ओह, अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। सो ये 3 देखें ब्लर हो गए हैं। और अगर आप अच्छा आप देख रहे हैं मैं स्लाइडर मूव कर रहा हूँ तो तस्वीर हिल रही है, वो हिल रही, ये है वो सीइंग इफेक्ट जो अर्थ की एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। ये देखें हिलता जा रहा है। सो अगर आपको शार्पेस्ट इमेज में दिखाऊं, सो इसमें आप देखें कि जो सेंटर वाला क्रेटर है इसके अंदर ये वाला जो क्रेटर है ये आपको इसमें क्लियरली नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप इसमें सबसे ज़्यादा गंदा फ्रेम देखें, इसमें बहुत ब्लर हो गया। सो इसका मतलब है कि ये इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें पता हो कि हम हमारे जो पूरी वीडियो है उसमें शार्प इमेजेस कौन से हैं और जो ब्लरी इमेजेस हैं वो कौन से हैं। सो आपका क्या ख्याल है?
अगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, अ लॉट ऑफ पीपल मिस दैट। ये जो स्लाइडर है, ये स्लाइडर यूज़ ज़रूर किया करें। सो ये प्रो टिप है। सो यहाँ पे अगर आप आ जाएं लगभग कहाँ, क्या यहाँ आ जाए तकरीबन, यहाँ आपको देखें क्रिएटर की शक्ल ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रही है। सो मेरा ख्याल है कि अगर हम 400 फ्रेम्स रख लेते हैं, इसको हम रफली 400 कर लेते हैं। सो 400 फ्रेम्स मुझे लगता है कि स्टेबल होंगे। आमतौर पे लोग इसको देख लेते हैं ग्राफ को और 25% सेलेक्ट कर लेते हैं, वो ऐसे ही 5% कर लेते हैं, 70% कर लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये सारी बातें गलत हैं। रीज़न ये है कि बाज़ रातों में या रात के बाद हिस्से में सीइंग इतनी ख़राब हो जाती है कि अगर आपके पास 1000 फ्रेम्स हैं तो आपको सिर्फ 50 सेलेक्ट करने चाहिए, और बाज़ औक़ात सीइंग इतनी अच्छी होती है कि 1000 में से में भी 900 फ्रेम्स आप सेलेक्ट कर लें। सो ये जो बार है, ये जो स्लाइडर बार है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़। सो इसको ज़रूर यूज़ किया करें। ये अगर हम सेलेक्ट कर लें, अब हमारी बारी आ जाती है कि हम इसके ऊपर यहाँ पे भी मैं 400 फ्रेम्स लिख देता हूँ ताकि वो जब स्टैक करे तो 400 करे और मैं भूल ना जाऊँ, 350 जो पहले लिखा हुआ था वो ना करे। अच्छा, अब हम इसको दोबारा वापस ले जाते हैं, जूम आउट कर लेते हैं। तो ये हमारी वो तस्वीर है चांद की। सो ये अलाइनमेंट पॉइंट्स हैं। अभी मैंने 400 एरिया सेलेक्ट किया है, और अगर मैं इसे अलाइनमेंट पॉइंट इसको कहूँ कि खुद ढूंढ दो मुझे और अपनी मर्ज़ी से ख़ुद से तय करो, ये आप खुद भी कर सकते हैं। मैनुअल ड्रॉ आप खुद भी कर सकते हैं। TDS होगा, बहुत बड़ा इमेज है, कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा है, सो मुझे हाथों से करना पड़ा, मैं थक जाऊँगा। सो और बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। सो मैं सॉफ्टवेयर पर ट्रस्ट कर रहा हूँ। सो देखिए ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स, और जो कि इतना बड़ा बॉक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब देखिए इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे क्रिएचर्स, बहुत ज़्यादा जगह हैं जो ब्लर कर सकती हैं। भी आपने वो स्लाइडर की मूवमेंट में देखा था। सो मेरे ख्याल में मुझे कई सैकड़ों ये बॉक्सेस सिलेक्ट करने चाहिए। वो मैं इस तरह कर सकता हूँ, अगर मैं इनका साइज़ छोटा कर लूँ, यहाँ से भी छोटा कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं करूँगा। अभी हम इसको स्टैक कर देंगे। सो ये सिलेक्ट हो गए और इसको हमने स्टैक का बटन प्रेस कर दिया। तो 3 चीज़ें थी, ओपन करना है, एनालाइज करना है, और उसके बाद अलाइनमेंट पॉइंट सेट करने हैं और स्टैक दबा देना है। और अगर आपका इमेज डिम है, जो कि जनरली नहीं होता, तो आप ब्राइटनेस ज़्यादा करके ये सिलेक्शंस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के लिए आसानी होगी और वो सुकून से कर सकेगा। अब ये जो लेफ़्ट विंडो में आप देखें कि मिडल एरिया में ये आपको प्रोग्रेस बताता है। सो इमेज स्टेबलाइजेशन इसने 18 सेकंड में की थी। ये 18 सेकंड डिपेंड करते हैं आपकी फ़ाइल कितनी बड़ी है। ये 18 सेकंड डिपेंड करते हैं कि आपकी जो चिप का साइज़ है वो कितना बड़ा है। आपने 50 तस्वीरें ली हैं या 500 तस्वीरें ली हैं या 5000 तस्वीरें ली हैं, तो ज़ाहिर उस हिसाब से चेंज होगा। प्लस आपकी जो मशीन है, आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी प्रोसेसिंग पावर कितनी है। तो मुझे याद है कि एक ज़माने में मुझे होता था कि मैक्सिमम फ्रेम्स निकालने हैं ताकि शार्पेस्ट इमेजेस मैं उसमें से सिलेक्ट कर सकूँ। तो 50 हज़ार इमेजेस भी मैंने यूज़ किए हुए हैं, और मेरा ख्याल है वो मैं रजिस्ट्रेक्स पे करता था शायद, अब मुझे सही याद नहीं है, वो बहुत पुरानी बात है। सो दूसरा इसने काम जो किया था, इसने इमेज एनालिसिस किया था, शार्प इमेजेस कौन से हैं और ब्लरी कौन से हैं। सो ये इसने तकरीबन 32 सेकंड में किया था। अब ये रेफरेंस फ्रेम इसको पता लग गया, तकरीबन 75 सेकंड्स में इसने ये ढूंढ लिया। सो सीइंग अगर हमें डिस्टर्ब ना करे, और अगर हम चांद पे रहते होते तो फिर हम ज़मीन की तस्वीरें ऐसी उतार रहे होते हैं, और फिर ये ज़मीन के हम बादल देखते हैं आज कैसे हैं और क्या। सो तो लेकिन चूँकि हम ज़मीन पे हैं और फ़िज़ा है, फ़िज़ा ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है ऑब्वियसली, और हमें ये सारी बातें पता हैं, फ़िज़ा को साफ़ रखना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन एस्ट्रो इमेजेस वी हेट एटमॉस्फेयर, क्योंकि हमारी कंडीशंस बिल्कुल ठीक होती हैं, टारगेट ऑब्जेक्ट बिल्कुल ठीक होता है, हम ये ज़मीन के ऊपर सारा इक्विपमेंट हैंडल करके रेडी कर लेते हैं, और जब आप इमेज लेते हैं तो सीइंग कंडीशन इतनी ख़राब बाज़ औक़ात हो जाती है कि आप कहते हैं मैं क्या करूं। सो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। एटमॉस्फेयर में जो सीइंग है उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते बाय द वे, लेकिन जो ज़मीन पे सीइंग है, जो ज़मीन के हालात हैं जिसकी वजह से सीइंग ख़राब होती है, उसके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सो ये इमेज अलाइनमेंट भी कर चुका जी रेफरेंस इमेज की के बाद, और ये अब इमेजेस को स्टैक कर रहा है। वो जो बॉक्सेस इसने बनाए थे, वो बॉक्स अगर कहीं किसी इमेज में हिल गया होगा तो उसे वो स्टैक कर रहा है।
और उसको वापस कर रहा है। तो देखिए ये 1000 तस्वीर हैं और जिसमें हर तस्वीर में 46 अलाइनमेंट पॉइंट्स जो थे इसने उनको ढूंढा और अब ये देखिए 40,000 अलाइनमेंट पॉइंट्स पे ये काम कर रहा है। और ये कैसे कर रहा है, इसका एल्गोरिथम क्या है, बिल्कुल मुझसे ना पूछिएगा। ये जिन लोगों ने ये सॉफ्टवेयर बनाया है ज़बरदस्त। लें जी, ये काम भी हो गया, स्टैकिंग भी होगी, एनालिसिस ने 6 सेकंड में कर लिया और रिकम्बिनेशन, ये बातें क्या हैं इसके ऊपर हम फिर कभी बोलेंगे, लेकिन इसने काम कर लिया। सो एक बात बड़ी वियर्ड है, जब ऑटो स्टैकर स्टैकिंग कर लेता है तो आप कहते हैं अच्छा अब क्या, कहाँ जाऊँ। सो ऑटो स्टैकर करता ये कि जिस जगह से, जिस फोल्डर से इसने वीडियो उठाई थी उसी जगह पर ये टिफ फॉर्मेट यहाँ आपने जो अगर सेलेक्ट किया हुआ है तो ये उसमें सेव कर देता है। तो ये वाला फोल्डर था, आई होप। ओके, सो यस, सो ये इसने 46 अलाइनमेंट पॉइंट्स वाला, ये मैं पहले अटैम्प्ट कर रहा था और जिसमें रिकॉर्डिंग ठीक नहीं हुई थी। सो आई होप इस दफ़ा रिकॉर्डिंग ठीक हो रही है। सो ये 12 MB की फ़ाइल है और अगर हम इसे ओपन करें तो ये आपको नज़र आएगी। अगेन इट्स वेरी डिम ऑब्जेक्ट, बहुत डिम नज़र आ रही है। ऑब्जेक्ट डिम नहीं है लेकिन ये तस्वीर बहुत डिम है। सो इसका हम कुछ दाल दलिया कर लेंगे रजिस्टेक्स में। सो दिस इज़ हाउ यू यूज़ ऑटो स्टैकर्ड। और ये एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए है। आपको 3 काम करने हैं। आपको वीडियो फाइल ओपन करनी है, AVI फाइल हो ज़्यादा अच्छी बात है, रॉ डेटा होना चाहिए अनकम्प्रेस, लेकिन आप कंप्रेस्ड भी यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आपके पास कंप्रेस्ड फाइल्स हैं तो दिल छोटा ना करें, उसे ज़रूर अटैम्प्ट करें। ये सॉफ्टवेयर आपके इमेजेस, आपके बड़े अच्छे इमेजेस तैयार करवा देगा। और उसके बाद आप एनालिसिस करते हैं, ये सारे सीक्वेंस चलते हैं और उसके बाद आप अलाइनमेंट पॉइंट सेलेक्ट करते हैं या आप डिफरेंट तरह के कर सकते हैं। क्यों करते हैं ये हम फिर जो इंटरमीडिएट यूज़र्स हैं उनके लिए करेंगे इसके ऊपर बात। और उसके बाद फिर आप स्टैक कर देते हैं। जब आप स्टैक कर देते हैं तो उसके बाद आपके फ़ोल्डर के अंदर इमेज आ जाता है और फिर आप उसको देख सकते हैं।